अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो मुस्तक़बिल सां गॾु आऊं आहियां इम्तियाज़ लग़ारी अव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियां। नाज़रीन, हर ॾींहं ते असांजी कोशिशि हूंदी आहे त हर हफ़्ते में हिकिड़ो नओं प्रोग्राम हुजे ऐं उन में नओं मैसेज हुजे। असांखे इन प्रोग्राम जे वसीले अव्हांखे ऐं असांखे मूंखे ज़ाती तौर ते मूंखे बि तमामु घणो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे। ज़िंदगीअ में असांजे साम्हूं अहिड़ा मसइला जेके नवां मसइला हूंदा आहिनि, उन्हनि जे बाबति असांखे ख़बर बि कोन हूंदी आहे त इहे बि मसइला दुनिया में थियनि पिया। आउं सम्झां थो असांजी जेका आबादी आहे, कुल आबादी 23 खां 24 करोड़ आबादी आहे, पर उन्हनि में नौजवाननि जो जेको शुमार आहे उहो तमामु घणो तादाद जो शुमार आहे। नौजवान कनि छा पिया, नंढड़ा टीनेजर्स असीं चई सघूं था जंहिंखे, त उहे छा पिया कनि, उन्हनि जी फ्यूचर प्लानिंग लाइ, उन्हनि जी पाथवे लाइ, उन्हनि जी डायरेक्शन लाइ छा पियो थिए। छा उन्हनि खे पंहिंजे डायरेक्शन जी ख़बर आहे, उन्हनि खे पाथवे जी ख़बर आहे त हूअ नंढड़ा थियण खां पोइ 18 खां पोइ हू प्रैक्टिकली लाइफ में छा करणु वेंदा। या पाकिस्तान जे अंदरि, असांजे मुमलिकत के अंदरि, असांजे इन सिंध सूबे जे अंदरि या पूरे पाकिस्तान जी ॻाल्हि कजे, असां वटि छा अहिड़े क़िस्म जा के इदारा मौजूदु आहिनि जिते टेक्निकल नॉलेज ॾिनी वेंदी हुजे, जिते प्रैक्टिकल कमु कयो वेंदो हुजे, जिते ॿारनि खे नंढड़नि खे सम्झायो वेंदो हुजे ऐं उन खां पोइ जॾहिं उन्हनि जी एजुकेशन कंप्लीट थिए थी त उन खां पोइ हू पंहिंजी प्रैक्टिकल लाइफ में बि वञी सघनि ऐं उन खां पोइ बहितरीन तरीक़े सां पंहिंजो पाण खे अफोर्ड करे सघनि। अॼु इन ई टॉपिक ते असां ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हिकु लेडी यास्मीन, मैडम यास्मीन पाण कराची यूनिवर्सिटी खां उन्हनि एजुकेशन हासिलु कई, पर कुझु वक़्त खां पोइ हू अफ्रीका हली वियूं। अफ्रीका में वञण खां पोइ डिफरेंट क़िस्म जा कोर्सिस बि कया, ट्रेनिंग्स बि कया, पर वॾी ॻाल्हि इहा त पंहिंजी फैक्ट्री बि रन कई। उन्हनि खां पोइ उन्हनि जो ॿारनि जे हिसाब सां, अगरि टीनेजर जे हिसाब सां बि ॻाल्हि ॿोल्हि कजे त उन्हनि जो तमामु घणो एक्सपीरियंस आहे। आऊं तहे दिलि सां भलीकार करियां थो, वेलकम करियां थो मैडम यास्मीन, मैं आपको वेलकम करता हूँ। उन खां पोइ नाज़रीन, हिकिड़ो ॿियो नौजवान जेको माशाल्लाह इन यंग एज में पाण ॾाढी सुठी पोस्ट ते आहिनि, डायरेक्टर आहिनि, पाण चार्टर्ड अकाउंटेंट आहिनि। उन खां पोइ अगरि असीं चऊं त सर्टिफाइड एग्ज़ामिनर आहिनि, फ्रॉड एग्ज़ामिनर आहिनि। इन खे पाण एक्सप्लेन कंदासीं, फ्रॉड एग्ज़ामिनर हुजे छा थो, उन्हनि जो कमु छा हुजे थो। हे हिकिड़ी कंपनीअ में डायरेक्टर आहिनि, इन डिपार्टमेंट खे संभालीनि पिया सर्टिफाइड एग्ज़ामिनर में। उन में छा थींदो आहे, अॼु असां उन बाबति छा ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। इहा ॻाल्हि न सिर्फ़ु अव्हां लाइ, पर अव्हांजी फैमिलीअ लाइ, असांजे ख़ानदान लाइ, या उहे माण्हू जेके असांजो लेडीज़, फीमेल्स, मेल जॾहिं कंपनीअ में कमु कंदा आहियूं त असांखे कहिड़नि मसइलनि जो शिकार थियणो पवंदो आहे या कहिड़नि शयुनि खे असीं फेस कंदा आहियूं। आऊं तहे दिल सां भलीकार करियां थो ज़ीशान सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि बच्चे जब टीन एजर्स होते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक फ़्लॉ है, यहाँ पे एक कमी है इस चीज़ की, कह सकते हैं कि बच्चों को जब वो टीन एज में चल रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए, पाथ वे क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए। और सेकंड ये, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि फ़ॉरेन के अंदर वो टीन एज में भी उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है ताकि वो स्टडी कंप्लीट होने के बाद फ़ौरन ही वो अपने प्रैक्टिकल में वर्क में चले जाएं और अपने आप को खुद पुरएतमाद हो के अफोर्ड भी करें और वो सर्वाइव भी कर सके। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हम ये कहते हैं कि बच्चे 18 के हों तो कुछ करें, या अगर आप स्कूल की बात करते हैं तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी, कोई कहता है इंजीनियर बनेगा, लेकिन बच्चा क्या चाहता है वो उनको नहीं। वो मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को सही सिम दिखाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए उनको हर चीज़ प्रोवाइड करें। आप हर चैनल प्रोवाइड करें, हर कंप्यूटर अगर उनको चाहिए कंप्यूटर प्रोवाइड करें, सब चीज़ प्रोवाइड करें, लेकिन उसकी क्या सोच है वो देखें आप। हम ये कहते हैं कि जिस तरह से आप मिसाल ले लें, स्कूल में हमने बच्चों को डाल दिया, उसके बाद हमने पीछे पलट के नहीं देखा, बच्चे ट्यूशन्स जा रहे हैं, बच्चे जो है अपना होमवर्क खुद कर रहे हैं, मदर्स को होश नहीं है कि किस तरीके से उनको देखें। सबसे पहले ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होनी चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। जितना फ्रेंडली होंगे बच्चे, उतना जो है वो अपनी बात को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। अब अगर हम देखें, जो पेरेंट्स होते हैं उनको सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या 2-3 चीज़ें पता होती है, लेकिन नई जनरेशन को पता है कि कौन कौन सी फील्ड्स से हमारे लिए हैं।
और अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो मैं ये कहती हूँ कि एजुकेशन के साथ जो है कोई प्रैक्टिकल लैब, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और अगर हम बात करें इंटीरियर की या हम बात करें जैसे कि हमारे गांव देहात वगैरह हैं वहाँ की, तो वहाँ पर स्कूल की एजुकेशन के साथ साथ उनको टेक्निकल वर्क भी दें और उनको जो है कुछ ना कुछ अमाउंट भी दिया जाए। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि अगर बच्चा 11 साल का है, उसके 8 बहन भाई पीछे हैं, तो पेरेंट्स ये कहते हैं, स्पेशली मैं बात करूँगी थर की या इधर की, वो कहते हैं जाओ शहर जाओ और काम करो। अब वो शहर आ गए, काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है 18 के हो जाएं तो फिर उनको आप काम पे रखें, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसी एजुकेशन सेंटर्स नहीं है जिससे जो है बच्चे सीखें। ठीक मैडम, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा। ज़ीशान साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। सर्टिफाइड आप फ्रॉड एग्जामिनर हैं, इसका की जेडीज़ आप प्राइमरी बताइए। और सेकंड मेरा एक सवाल होगा, शॉर्टली बताइएगा प्लीज़। सेकंड ये सवाल होगा, फ्रॉड देखा जाए या हैरेसमेंट कल्चर देखा जाए, आप इससे रिलेटेड हैं, आप इसको देख रहे हैं, इस पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो लेडीज़ जो हैरेसमेंट को फेस कर रही होती हैं या जहाँ पर भी ये हैरेसमेंट कल्चर है, तो उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है? क्या इस हैरेसमेंट कल्चर को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या पब्लिकली कोई पॉलिसीज़ हैं? अगर नहीं हैं तो होनी चाहिए। क्या आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सजेशंस देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल का मैं 2 टुकड़ों में जवाब दूंगा। जैसे पहला आपने फ्रॉड एग्जामिनेशन का पूछा, तो उसमें उमूमन ये होता है कि जस्ट लाइक एनी अदर क्राइम, फ्रॉड इज़ ऑल्सो अ क्राइम। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइम एनकाउंटर होता है तो उसकी किस तरह कार्रवाई की जाए जो कि एक ड्यू प्रोसेस कहलाए, और उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो फिर बाद में किसी लीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो सकें। जो वर्ड फोरेंसिक का आपने सुना होगा काफ़ी, उसका लिटरल मायने यही है कि वो कोर्ट में पेश करने के काबिल एविडेंस क्रिएट कर सके। तो जो पर्पस है वो सारा फ्रॉड एग्जामिनेशन का वो यही है कि आप एक इस ऐसे तरीके से एग्जामिनेशन करें कि फिर एक इंडिपेंडेंट शख्स को आप प्रूव कर सकें कि एक शफाफ कार्रवाई हुई थी, उससे ये सबूत मिले थे और ये हमारी फाइंडिंग है। वो फ्रॉड भी हो सकता है और वो हरासमेंट की इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। हरासमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। हरासमेंट में हर किस्म की हरासमेंट आती है। ख़वातीन स्पेसिफिकली फ़ेस करती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का रिस्क होता है। इसमें लॉ है, और जो ऑफिशियली जो लॉ है उसने तो बहुत यानी कि सख्त सज़ाएँ भी तजवीज़ दी हैं कि जो प्रोहिबिशन है और अगर प्रूव होता है तो क्या होना है। जो कंपनीज़ को पता होना ज़रूरी है, जो उन पर रिक्वायरमेंट भी है, वो ये है कि आप हरासमेंट के ख़िलाफ़ क्या क्या इक़दामात लेंगे। कुछ पॉलिसीज़ तो आपने बनानी ही बनानी है, कुछ लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे बनाने हैं कि अगर किसी ने अपनी शिकायत आगे पहुंचानी है तो वो बिला खौफ ख़तर जो है आगे अपनी शिकायत भी पहुंचा सके। फिर उस शिकायत पे एक ऐसी कार्रवाई हो जिसमें उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने का रिस्क कम हो, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा रिस्क जो होता है थ्योरेटिकली वो ये होता है कि जी रिटेलिएशन शुरू हो जाएगी जिसने कंप्लेंट की है उसके ख़िलाफ़। फिर जो अमूमन जो हरासमेंट करने वाले होते हैं वो कंपनी के अंदर एक पावर स्ट्रक्चर रखते हैं। उनका एक जो अक्यूज़ करने वाला शख्स है या ख़ातून है वो कमज़ोर हैसियत में होती हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करना एक मुश्किल मरहला होता है। लॉ रिक्वायर करता है कि आपने कैसी इंक्वायरी कमेटी बनानी है, उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है, वो सब लिखा हुआ है, वो हर कंपनी को फॉलो करना ज़रूरी है। ये तमाम कंपनीज़ को चाहिए कि अपने सिस्टम्स को बेहतर बनाएं। मैंने जो प्रैक्टिकली लेकिन होते देखा है वो ये देखा है कि कभी कभार बन जाती हैं सारी पॉलिसीज़, लेकिन वो ऐसी बनी हुई होती हैं कि फिर भी जो शिकायत करने वाला शख्स है उसको पता होता है कि मुझे यहाँ से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो मेरे ख़्याल से जो इसके अलावा होने की ज़रूरत है वो प्राइवेट सेक्टर को प्रैक्टिकली थोड़ा आगे आने की ज़रूरत है कि वो अब लॉ तो बनवा दिया, काफ़ी साल भी गुजर गए, अब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे भी कोई स्टडी दें कि वो कितना इफ़ेक्टिव है आपका लॉ। प्रैक्टिकली क्या ख़वातीन वाकई सेफ़ फील कर रही हैं
उस इन्वेस्टिगेशन के तहत, या अभी तक कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा? मेरे ख़्याल से कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना नहीं कि हम कहें कि हमारी कोई कामयाबी हो गई। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन हरासमेंट जो होती है ना, वो कहीं भी वो जिशान साहब, माज़रत मैं आपकी बात काटूंगा, सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे। नाज़रीन वजह कह रहा रेजो संग मिलूँ था एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हम पर। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने जैसे बच्चों के बारे में बात की, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान के अंदर क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या ऐसी कोई पॉलिसीज़ हैं जिसके ज़रिए हम बच्चों को तालीम के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी दे सकें? अगर नहीं है तो किस तरीके से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई है, और कुछ टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर एक दो इंस्टीट्यूट ही होंगे जो कि चल रहे हैं, लेकिन मेरा जो मेन है कहने का मकसद वो छोटे बच्चों का, जो कि जिनके पेरेंट्स को ये नहीं पता कि अब हम क्या करें, ये बस नौकरी करें और कमाएं। पाकिस्तान इस तरह से नहीं चल सकता जब तक कि हर फर्द एजुकेटेड नहीं हो, ठीक है। अब एजुकेशन उनको दिलवाने के लिए हमें उनके पेरेंट्स को, उनके वालिदैन को जो है मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हम आपके बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ उनको टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और वो क्या बनना चाहते हैं वो दे रहे हैं, और आपको वो अमाउंट जो वो काम करेंगे उसका अमाउंट मिलेगा। अब इसके लिए चाहे वो गवर्नमेंट करे या मुख्तलिफ़ NGOs हैं वो करें, क्योंकि हमें फ़लाह के लिए काम करना है। अगर बच्चे इस तरह से काम करते रहे तो चाइल्ड लेबर रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। और जब हम कहते हैं कि 18 साल के हो जाएं, तो 18 साल के बाद वो क्या करेंगे, जबकि उनके पास कोई टेक्निकल चीज़ ही नहीं होगी, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं होगी। अगर फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं कि हमने कुक बनना है या हमने गाड़ी का मैकेनिक बनना है, कम से कम उसको नो हाउ तो होनी चाहिए, उसको पता तो होना चाहिए कि किस तरीके से करते। यहाँ तक कि आप वहाँ पे विलेजेस में जाएं, बच्चे सिर्फ घूम रहे हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एजुकेशन कैसे अफोर्ड करेंगे? हमें अगर एक घर में 8 खाने वाले और 1 कमाने वाला है, और उससे नहीं चल सकता वो घर, एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल सही। कुछ नहीं तो बुक्स चाहिए। अगर मैं तो समझती हूँ कि वहाँ पे पता नहीं टीचर्स भी हैं या नहीं हैं, अगर स्कूल हैं तो सही से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे। तो एक मेरा सजेशन ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि कराची यूनिवर्सिटी से लोग पास कर रहे, तो उनको एक टास्क देना चाहिए, उनको फील्ड देनी चाहिए कि इस फील्ड में आप जाके इतने बच्चों को एजुकेट करें, इतने बच्चों को ट्रेन करें, तो उससे तरक्की होगी। राइट मैडम। जिशान साहब, आपकी बात बीच में रह गई थी, जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। आपने कहा कि वो ख़ास तरीके से, अच्छे तरीके से या तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, या तो जैसे फैक्ट्री में वो कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये बात होती है कि यार हमने तो जैसे हमें तो मिलना ही नहीं है। तो किस तरीके से हम इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? अगर ये फेलियर की तरफ हैं या फेल हैं या इसमें कभी पेशी है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसमें बिफोर आई मूव ऑन टू दैट आंसर क्वेश्चन, एक मैं ऐड करना चाहूँगा तालीम के मामले से भी। आई थिंक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन एक इदारा है जो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह काम कर रहा है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए और उनके लिए, तो मैं वो हाईलाइट करना चाहूँगा। वाकई उसकी अचीवमेंट ऐसी हैं जी जो छोटे पैमाने पे शायद हैं अभी, लेकिन काफ़ी अच्छी, नहीं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसमें देखें, इसमें इम्प्लीमेंटेशन पे सबसे बड़ा एक जो रुकावट है ना, वो पावर स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल कोई बैंक है और बैंक का एक सीनियर लेवल पे डायरेक्टर एक है ऐसा है जो कि अक्यूज़ड है कि उसने हरासमेंट की है, वो
पॉसिबली बिलियंस का बिज़नेस मैनेज करता है और उसकी एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है और कंपनी के बिज़नेस के लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और अगर अक्यूज़ जो है वो उसके रिलेटिवली एक कमज़ोर फीमेल एम्प्लॉई है, विच आर बेसिकली वल्नरेबल फीमेल एम्प्लॉइज़ ही टारगेट होती हैं ऐसे प्रेडिकेट्स का, तो उमूमन जो ख़वातीन को ना रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है। उनको ऐसी भी बातें सुननी पड़ती हैं कि मतलब ये तो बहुत हाई पावर वो हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, तो कुछ इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसे बैकडोर कन्विंसिंग के थ्रू ख़त्म हो जाती हैं। अगर कोई बहुत एक्टिवली अपने हक़ के लिए आवाज़ भी उठाएंगी तो इन्वेस्टिगेशंस का ट्रांसपेरेंट होना मुश्किल होता है। इसमें मेरे ख़्याल से ये एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है क्योंकि इसका कोई एक हल नहीं है। अगर हम देखें कि दुनिया में क्या होता है, उसमें दो जगह से जो है ना वो कहते हैं कि कसा जाता है सिस्टम को, रेगुलेटर की साइड से और अदलिया की साइड से। आप कन्विक्शंस करें, आप केसेस कोर्ट में आए, लोगों का एतमाद बहाल हो कि हम जाएंगे इस पर्टिकुलर चीज़ पे हम कंप्लेन करेंगे अदालत में और हमें इंसाफ मिलेगा। पहले वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डिंग की ज़रूरत है। दूसरा ये भी होता है कि प्राइवेट कंपनीज़ के जो रेगुलेटर होते हैं, जैसे SECP है, दे कैन ऑल्सो प्ले अ गुड रोल। जैसे US में SEC जो है वो FCPA होता है, इनका एक फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। उसकी जैसे पाकिस्तान में कोई मल्टीनेशनल कोई रिश्वत अगर देगी और उसकी कंप्लेंट अगर US में होती है तो SEC पेनल्टी लगाएगा उस कंपनी पे। पाकिस्तान में भी थोड़ा उसकी ज़रूरत है कि आपका रेगुलेटर कितना एक्टिव है उसके लिए। फिर वहाँ पे मसला ये आ जाता है कि आपका कॉर्पोरेट सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। ले दे के 300 कंपनियाँ हैं जो SEC के रजिस्टर्ड हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी ऐसे मामलात पे, तो वो थोड़ा वो भी डिस्करेज होंगे उसके हिसाब से। सही है। इट्स नॉट अ ईजी आंसर। तो आप क्या समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए मेरे ख्याल से, और हमारे प्रोविंस ऑफ सिंध में ये एक मसला है, हम लोग लॉज बेहतरीन बनाते हैं। हमने आज से शायद 4 साल पहले शायद एक विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट भी बना दिया था कि आपको पता है अगर आप किसी खुदा न खास्ता किसी कोर्ट केस में पड़ जाएं और आपका नाम जो है ना वो आपका आप विटनेस हैं, सही है, तो आपकी डिटेल आपके शायद कोर्ट में जज से पहले जो है ना वो दूसरी पार्टी को पहुंच जाती है कि भाई ये विटनेस है। बिल्कुल। और फिर आपको पता है कि विटनेस की प्रोटेक्शन कोई नहीं है। बिल्कुल सही। लॉ बना हुआ है कि जो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट को इंश्योर करता है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। तो सेम चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे जो ये लॉज बने हुए हैं उसमें सेक्सुअल हरासमेंट का भी लॉ शामिल है, उसका एक रिव्यू होने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो प्राइवेट सेक्टर करे। वही जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने एडवोकेट किया था इस सेक्सुअल हरासमेंट के लॉ को, अब वो उसकी एक हो सकता है उन्होंने किया भी हो, आई एम सॉरी, मे बी आई एम नॉट एजुकेटेड, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन पे भी रोशनी डालें कि जी नहीं हो रही इम्प्लीमेंटेशन, कहाँ क्या मसले आ रहे हैं, ताकि फिर देखें कि क्या लॉ को और मज़ीद ट्वीक करने की ज़रूरत है। जैसे हो सकता है कि लॉ में ये रिक्वायरमेंट ना हो कि आपने किस तरीके से रिटेलिएशन को प्रिवेंट करना है और क्या उसको वहाँ से मज़ीद रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। एक दफ़ा लॉ लिख के ख़त्म करके सुकून से ना बैठें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी रिव्यू करें। नहीं, अगर आप जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं अच्छे पोजीशन पे, तो इन मालिकान को तो पता होता है कि यार नीचे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स, वो हैरेसमेंट का को फेस कर रही हैं, लेकिन इसके लिए उनको खुद ही हल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाते। अगर इंडिविजुअली वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। देखिए और इसमें जो है ना एथिक्स एक कॉन्सेप्ट होता है कि अखलाकियात आपकी जो है ना वो कैसी हैं। दुनिया भर में आप एथिक्स जो है एक अलग डिपार्टमेंट है, चीफ एथिक्स ऑफिसर होता है कंपनी के अंदर, और उसका काम ये होता है कि वो एथिकल यानी वैल्यूज़ को भी प्रमोट करे और एथिकल कंप्लायंस वायलेशन की इन्वेस्टिगेशन भी करे। हमारे यहाँ ये वो चीज़ है जो आपको बेसिकली एडवोकेट आप कर सकते हैं कि आप एथिकल कल्चर रखें, आपकी कुछ एथिकल वैल्यूज़ हों, आप डेमोन्स्ट्रेट करें, टू ऑन द टॉप करें एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन ये एक इंडिविजुअल अखलाकियात पे आके बात ख़त्म होगी। जैसे एक मालिकान है, वैसे किसी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। जितने डायरेक्टर्स और ओनर्स एथिक्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, ऐसी भले वो हरासमेंट हो, भले वो करप्शन हो, उन सब चीज़ों पे वो खुद प्रिंसिपल बेस्ड एक्शन लेने पे राज़ी होंगे। राइट मैडम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अगर जैसे आपने बच्चों की बात की, बच्चों की तालीम के लिए अगर हम कहते हैं कि यार सुस्त रवि का शिकार है ये, अगर मुल्क की भी बात करें, प्रोविंसेस की भी बात करें, बच्चों के खुद के बारे में आपका क्या ख्याल है? बच्चों का जहन इस वक्त कहाँ पर है? अगर डिजिटल मीडिया भी देखा जाए, सोशल मीडिया भी देखा जाए, वहाँ पे भी बड़े बिज़ी नज़र आते हैं, वहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्ट होता है।
एजुकेशन की तरफ आपका क्या ख्याल है, उनका इंटरेस्ट है कि नहीं है? ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कौन से आपको यानी कि कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है। बाज़ बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, बाज़ बच्चे नहीं इंटरेस्ट लेते, लेकिन इसमें मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स का हाथ है। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। अगर वो उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, फर्ज करें कि उनको आपने आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है, सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, ज़्यादातर मीडिया का इस तरह से हो रहा है, तो बच्चे अगर एजुकेशन से हट कर कोई काम कर रहे हैं तो ये मदर को या फादर को देखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि अब बच्चों में इतनी अवेयरनेस आ गई है जो कि स्कूल गॉन है कि हमें क्या बनना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, हमें किस तरह से हर चीज़ हासिल होगी। लेकिन जो ऑल ओवर पाकिस्तान की बात करें तो उसमें विलेजेस भी आ जाते हैं या छोटे एरिया भी आ जाते हैं, तो उसमें जो है प्रॉब्लम है उनको एजुकेट करने की। हमारा देखें, मैं पढ़ा लूँगी, आप पढ़ा लेंगे या और लोग पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को, लेकिन मेन जो पाकिस्तान की यूथ है वो तो विलेजेस में भी है ना। बिल्कुल ऐसा है। एक फैमिली में 8-8, 9-9 बच्चे हैं। Right. अगर वो एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तो हम हमारे यहाँ राइट मैडम, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन मंजू न कह रहे जो मैंने कहा हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ीशान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मैं समझता हूँ जितने भी लेडीज़ हैं, फ़ीमेल की ख़ास तौर पे बात की जाए, कुछ प्रोफेशनल हैं, कुछ मजबूरी में अगर कह सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन हासिल करती हैं वो तो जाहिर सी बात है वो प्रोफेशन को अपने परसू करना चाहती हैं और वो अच्छे तरीके से आगे लेकर अपने प्रोफेशन को चल रही होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल जब देखने को मिलता है, कुछ लेडीज़, कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जो कि आवाज़ नहीं उठाती। इसका क्या रीज़न है? और अगर आवाज़ नहीं उठाती, वो कंटिन्यूसली वो उस चीज़ को, उस मसले को फेस कर रही होती हैं, आखिर में जाके उनका क्या नुकसान होता है? देखें, इसमें मुख्तलिफ़ तबक़ात की ख़वातीन हैं ज़ाहिर है जो काम कर रही हैं, और एक मेरे ख़्याल से कसीर तादाद ऐसी है जो कि बहुत वनरेबल होती है। वैसे ही ख़वातीन का नौकरी में लगना मेरे ख़्याल से मुश्किल होता है मर्दों की नौकरी में लगने से। और उसमें भी अगर उनको ऐसी सिचुएशन फ़ेस होती है तो भले वो बड़े प्राइवेट सेक्टर की ख़वातीन हों, भले वो छोटे प्राइवेट सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर की भी हों, एक रिलेशनशिप है कि जो दूसरी पार्टी है वो पावर में है और आप यानी कमज़ोर हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन में उनको वो सफ़र करना पड़ जाता है। अब मतलब थियोरेटिकली तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आप निकले वहाँ से और अपने आप को हटें, लेकिन बहुत सारे एक अच्छी खासी आबादी के पास इतना लग्जरी नहीं है कि वो कल को वो नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएं। उनके अपने घर चलाने की ज़रूरियात हैं, तो वो उस फंसे हुए हैं उस दलदल में। और ये जो हम बात करते हैं ये पॉलिसीज़ की, इन्वेस्टिगेशन की, ये भी एक बहुत छोटी पॉपुलेशन है कंपनीज़ की जहाँ पे ये एक्चुअली हो भी रहा होगा। ये हर जगह तो नहीं हो रहा होगा। फैक्ट्रीज़ में जो ख़वातीन हैं उनकी तो शायद एक्चुअल तादाद EOBI को डिस्क्लोज़ भी नहीं होती। यानी अगर शायद 300, मैंने एग्जैक्ट नहीं बोल सकता किसी का नंबर, लेकिन अगर अच्छा खासा एक अंडरस्टेटमेंट का एस्पेक्ट भी है, तो उनकी तो एक तरह से गवर्नमेंट की नज़र में एज एन एम्प्लॉई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उनके राइट्स तो बहुत दूर की बात है। तो ये वनरेबल तबका है, और मेरे ख्याल से हर वनरेबल तबका से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो अपनी आज़ादी ख़ुद हासिल करेगा। गवर्नमेंट को या कुछ अथॉरिटीज़ को इंटरवीन करना पड़ता है। तो आपका अगर जैसे वर्कर्स की एक एसोसिएशंस हैं, गवर्नमेंट का जो है लेबर का डिपार्टमेंट है, इन सब का वो फ़र्ज़ बनता है कि भाई ऐसे लॉज जो हैं वो जहाँ जहाँ समझते हैं कि इस्तेहसाल हो रहा है ख़वातीन का, वहाँ पे ख़ुद भी थोड़ा इंटरवीन करके चेक करें किस तरीके से वो हट सकता है। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग गवर्नमेंट के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो सारी फैक्ट्रीज़ में होने वाले हर किस्म की मॉरल करप्शन को जो है ना वो पकड़ सके।
एट द एंड ऑफ द डे आपका जुडिशल सिस्टम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, कि बजाय इसके कि खातून ये सोचें कि मैं इस कंपनी को छोड़ के जाऊँ, दूसरा बंदा सोचे कि अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा किया तो मेरे ख़िलाफ़ क्या हो जाएगा। अभी तो उसको कोई डर खौफ नहीं है ना, कि वो अपनी फैक्ट्री के 4 दीवारी के अंदर जो भी करे वो वहाँ का खुदा है। तो यहाँ पे वो एक तरह से मेरे ख़्याल से जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको एक खौफ पैदा करना है कि अगर कोई ऐसा चीज़ अगर हो तो उसके ख़िलाफ़ क्या होगा। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी राइट जीशान साहब, अगर हम सॉफ्टली बात करें कि हम उस चीज़ को, उस मामले को, उस मसले को जिसको हम फेस कर रहे हैं, हम सॉफ्टली उसको हायर मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। जी। क्योंकि हमें आप जॉब तो कंटिन्यू करनी है, जाहिर सी बात है, फीमेल्स को तो कंटिन्यू करनी है। वो सॉफ्टली हो के किस तरीके से अपनी बात आगे बढ़ा सकती हैं, बजाय इसके कि वो दबी रहें और उस दलदल में फंसी रहें। मेरा अब ज़ाहिर है कि आसान है मशवरा देना, मशवरा मैं दे सकता हूँ कि आवाज़ तो ज़रूर उठाएं, लेकिन खामोश रहना अगर लग्जरी ना भी हो तब भी खामोश रहने से जो अब्यूज़र है ना वो एम्पावर्ड होता है, उसको एक और उसका जो एक उसको ताकतवर होने का एहसास बढ़ता चला जाता है जब तक वो उसे अब्यूज़ कर रहा हो और उसको पीछे से कोई मुज़ाहमत ना मिल रही हो। तो मेरे ख़्याल से जितनी सख्त मुज़ाहमत होगी उतना ज़ाहिर है कि वो डिस्करेज भी होगा। तो आवाज़ जिस हद तक मुमकिन हो उठानी तो चाहिए। अगर आवाज़ ना उठा सकें तो कोशिश करें कि एनोनिमस कोई बाहर, अब ज़ाहिर सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ आपने देखा होगा, एक ज़माने में एक फैक्ट्री में जो फ़िज़िकल वायलेंस के क्लिप्स थे वो हो गए थे, किसी हद तक सही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आवाज़ उठ जाती है। तो मेरे ख़्याल से आवाज़ तो किसी भी तौर पे उठाने का ना उठाने का मतलब है आपने उसके हाथ में एक्सेप्ट कर लिया, डिफीट, वो चीज़ सही नहीं। राइट जीशान साहब, मैडम मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। बच्चों की बात हो गई, और अगर हमारी हुकूमत की भी बात की जाए, पूरे मुल्क की भी बात हो जाए, वो भी कर दी है हमने। सोशल मीडिया का रोल आता है, सोशल मीडिया का क्या रोल देखती हैं, या अगर हम, जैसे आप फॉरेन भी गई हैं, वहाँ का भी आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ का भी आपका एक्सपीरियंस है, सोशल मीडिया वहाँ पे क्या किरदार अदा करता है पॉजिटिव रहते हुए बच्चों के लिए खास तौर पे, और यहाँ पे क्या रोल अदा करता है? देखिए, सोशल मीडिया के साथ साथ एक और ख़ास बात करना चाहूँगा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या किरदार है? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगी कि बाहर के कंट्रीज़ में मैंने ये नहीं देखा कि बच्चों के पास मोबाइल है। ठीक है, आप सोशल मीडिया मोबाइल के थ्रू जाएंगे या फिर लैपटॉप के थ्रू जाएंगे। लैपटॉप उनके स्कूल्स में होते हैं बाहर, यहाँ पर हर बच्चे के हाथ में है। ठीक है, कुछ नहीं, मदर्स जो है काम कर रही हैं, बच्चों को उस पर कार्टून लगा के दे दिया। तो मैं कहती हूँ कि जहाँ पे हमें उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया की। अब अगर हम यूट्यूब की बात करें, सोशल मीडिया में यूट्यूब है या दूसरे हैं, उससे बच्चों को अवेयरनेस भी होती है कि बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि फ़र्ज़ करें प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं या कोई अपनी एजुकेशन के लिहाज से देख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे दूसरी साइड पे भी जा सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए मैं कहती हूँ कि हर बच्चे के हाथ में, जिस तरह से है कि 18 इयर्स से पहले आप जॉब नहीं कर सकते, इस तरह से बच्चों के हाथ में मोबाइल भी नहीं होने चाहिए। मैं ऑनलाइन क्लासेस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखें, जो हम जिस ज़माने में पढ़ते थे, हम इंस्पायर होते थे अपनी टीचर से, हम लोगों की पर्सनैलिटी पे उन टीचर्स का अक्स होता था। अब जो है टीचर है ही नहीं, बीच में आपका लैपटॉप है या आप हैं। अब जो टीचर्स समझाते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक क्लास में 25 बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो टीचर समझाएंगे तो वो ज़्यादा बच्चे, उसमें यह है कि कोई एक बच्चा नहीं समझ रहा तो टीचर्स की टेंशन होती है और बच्चे इंस्पायर होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि सोशल मीडिया एक तरह से नेगेटिव भी होता है, और बच्चों को इतना लैपटॉप और ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। दें तो एक मखसूस टाइम के लिए जो उनका उसी स्पेसिफिक उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जो कंप्यूटर। राइट मैडम। जीशान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसे हमने हैरेसमेंट की, फ्रॉड की बात की, फॉरेंसिक की बात की, अगर ये सब्जेक्ट्स एजुकेशन के अंदर दिए जाएं और इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दी जाए, तो क्या समझते हैं कि इस चीज़ को कम किया जा सकता है? ये पॉजिटिव, ये चीज़, ये हमारा इकदाम, ये कदम पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सकता है?
प्रिंसिपली आपकी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख़्याल से बेसिक जो अखलाकियात है ना, वो हमारे करिकुलम का पार्ट कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ऑल्दो हमारे पास इस्लामियात के सब्जेक्ट में वो लोग आई थिंक करिकुलम में बहुत सारी अखलाकियात की सब्जेक्ट्स में एक्टिविटीज़ डली हुई हैं और काफ़ी सब्जेक्ट्स चैप्टर्स कवर हुए हुए हैं। इस पे रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत है अखलाकियात पे। बेसिक अखलाकियात बच्चों को, बच्चियों को, दोनों को जो है ना एक अलग से मेरे ख़्याल से एम्फेसिस करके सिखानी ज़रूरी है। अब करिकुलम एक्सपर्ट्स मेरे ख़्याल से इस पे कहेंगे कि नहीं ये टॉपिक्स कवर्ड हैं ऑलरेडी, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में जो भी लोग एजुकेट हो रहे हैं, वैसे तो बहुत छोटी पॉपुलेशन एजुकेट हो रही है, लेकिन जो भी हो रही है वो बेसिक एथिक्स भी पढ़े और फंडामेंटली हम बचपन से ही जो है बच्चों में रिस्पेक्ट डालें, एक दूसरे की रवादारी का कॉन्सेप्ट डालें और थोड़ा सा यानी कि बुलिंग बिहेवियर किसी भी तरीके से जो ये जन्म देता है ना, ये एक दिमाग में कुछ लोगों में ये बिहेवियर, उसको स्टडी करें, देखें कि बचपन से आप किस तरीके से वो बच्चों को रिफाइन कर सकते हैं। सही। अगर कंपनी के माहौल की बात की जाए, इन्वायरमेंट की, एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, तो इनमें क्या फ़र्क देखते हैं? क्या मल्टीनेशनल कंपनीज जिस तरीके से नाम बड़ा होता है, उनका प्रोडक्ट बड़ा होता है और उनका समझ लें कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट को देखते हुए ये कल्चर भी पॉजिटिव होता है या वही वैसा ही होता है? मेरे ख़्याल से ये जनरलाइजेशन करना सही नहीं होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल के भी जो है ना ऐसी लोकेशंस हो सकती हैं, कारखाने या वेयर हाउस, जहाँ पे सही तरीके से विजिलेंस नहीं है और ये कल्चर वहाँ भी फ़रोग़ पा सकता है। और छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बड़ा अच्छा कल्चर हो सकता है, जिसको आप कहें कि भाई ख़वातीन भी बहुत एम्पावर्ड हो के वहाँ पे काम कर रही हों। तो वी कैन नॉट से कि कहीं फ़र्क है। टोन एट द टॉप का सारा खेल है कि आपके डायरेक्टर्स, आपके सीनियर्स जो हैं वो कितना इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी फ़ीमेल वर्कफोर्स को और उनके लिए एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने को। जितना राइट। मैडम, क्या आखिर में आप नौजवानों को, बच्चों को या पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए क्या पैगाम होगा आपकी तरफ से? मैं अपने गवर्नमेंट से भी ये कहूँगी और पाकिस्तानियों से भी कि अगर वो कुछ कर सकते हैं तो बच्चों के लिए करें, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग दिलवाएं और उनको एजुकेट करें और उनके पेरेंट्स को भी एजुकेट करें। अगर पेरेंट्स एजुकेट होंगे तो बच्चे भी एजुकेट होंगे। राइट। जीशान साहब, आपकी तरफ से कोई पैगाम प्लीज़? बस पैगाम तो अगर कोई सुन रहा है तो वो यही है कि जो लॉज हैं और जो सिस्टम्स हैं उनको सही मायनों में इम्प्लीमेंट करें। अगर आप कंपनी के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, तो इस तरफ तवज्जो दें। कंपनी के किसी भी जगह पे कोई अगर ऐसा कल्चर क्रिएट हो रहा है कि जहाँ पे कुछ लोग पावरफुल हो के नीचे ऑप्रेस कर रहे हैं, भले वो मर्द हों औरत हों, तो वो उसको निगाह में रखें और उसको ख़त्म करें। क्योंकि राइट जीशान साहब, नाज़रीन, आउं सम्झां थो अव्हां लाइ अॼु सिखण लाइ बि तमामु घणो कुझु हूंदो। उहे ॻाल्हियूं जेके अव्हांजे ज़हन में, दिलि दिमाग़ में बि न हुजनि थियूं या अव्हां खे कॾहिं पढ़ण लाइ कोन मिलियूं हूंदियूं आहिनि, असीं पंहिंजे प्रोग्राम में डिक्लेयर करण जी कोशिशि कंदा आहियूं, डिस्कस करण जी कोशिशि कंदा आहियूं, अव्हां ताईं इहो मैसेज पहुचाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं। सो आउं सम्झां थो अॼु जो प्रोग्राम अव्हां लाइ तमामु घणो लाभदायक साबित थियो हूंदो। इन सां गॾु पंहिंजी मेज़बान इम्तियाज़ लगात खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह